मैं प्रोफेसर सुचिता त्रिपाठी, हिंदी विभाग, आर्य महिला पीजी कॉलेज चेतगंज, संबद्ध काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आज मॉड्यूल 6 व्याख्यान 1 के अंतर्गत काशी में संगीत गायन की परंपरा पे बात करेंगे। जब काशी में संगीत गायन की परंपरा पे हम बात करते हैं तो पाते हैं कि कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पे चर्चा आवश्यक हो जाता है कि काशी में संगीत गायन की परंपरा क्या रही है, उत्कृष्ट संगीत सारंगी वादक का गायन शैली में क्या योगदान रहा है और काशी में गायन शैली की विभिन्न शैलियां कौन सी रही हैं। ध्रुपद एवं मानसिंह तोमर के संदर्भ में चर्चा करेंगे। ठुमरी गायन जो काशी में विशेष प्रचलित हुई उस पर चर्चा करेंगे और उसके साथ ही इस बात पे चर्चा करेंगे कि संगीत परंपरा में या संगीत को आगे बढ़ाने में काशी के मंदिरों, आश्रमों तथा सांस्कृतिक संस्थाओं का क्या योगदान रहा है, कैसे संगीत काशी के इस प्राचीन धरोहर के साथ पल्लवित और पुष्पित होती हुई आज तक चली आ रही है। तो जब काशी में संगीत गायन की परंपरा की बात करेंगे तो काशी जो प्राचीन समय से इसका गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, जिस तरह से शिक्षा के संदर्भ में, संस्कृति के संदर्भ में, धर्म के संदर्भ में, उसी तरह से काशी के इस गौरवपूर्ण इतिहास को सदियों से अपनी कला साधना से जीवंत बनाए रखा है। उस कला की कड़ी में एक नई कड़ी जब संगीत जुड़ता है तो काशी का पूरा सांस्कृतिक परिवेश आह्लादित उठता है। एक नए भाव भंगिमा के साथ इसकी संस्कृति आह्लादित उठती है कि यहाँ की कला समर्पित संगीत साधिका गायिकाओं का इसमें विशेष योगदान रहा है। जब संगीत शिक्षा या संगीत की बात काशी में करेंगे तो अन्य अनेक संस्कृतियों की भांति, अध्यात्म और शिक्षा की भांति प्राचीन काल से लेकर के संगीत की शिक्षा यहाँ पे देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए जब हम प्राचीन समय की बात करेंगे या बहुत पहले से संगीत की बात करेंगे तो हम पाते हैं कि बौद्ध कालीन जातक कथाओं में भी काशीराज ब्रह्मदत्त के शासन काल में कुछ ऐसे नाम हमारे सामने आते हैं जिनसे यह प्रतीत होता है कि उस समय ये संगीत की शिक्षा या संगीतज्ञ लोगों का काशी में क्या योगदान रहा है, जिसमें विशेष रूप से नाम आता है बौद्धकालीन जातकों में चित्रलेखा, श्यामा, सुलसा। इन सारी नगर वधुओं से लेकर के बाद की पीढ़ी तक जो बहुत बाद में प्रतिष्ठा प्राप्त की, उसमें विद्याधरी, बड़ी मैना, हुस्ना, जद्दन, बड़ी मोती, राजेश्वरी, काशी, सिद्धेश्वरी, सरीखी, रस सिंह, इन गायिकाओं की एक अटूट श्रृंखला यहाँ देखने को मिलती है, जिन्होंने अपने गायन से काशी की संस्कृति की गरिमा को बहुत महत्वपूर्ण ही नहीं बनाया बल्कि एक प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई देश विदेश में इन गायिकाओं के माध्यम से। और इस वर्ग विशेष को संगीत की उत्कृष्ट शिक्षा देकर उन्हें एक सुदक्ष कलाकार, एक महत्वपूर्ण कलाकार बनाने में काशी के घराने का बहुत योगदान रहा। आज भी वो काशी के घराने हैं जहाँ पे प्राचीन समय से लेकर के वो परंपरा चली आ रही, जहाँ संगीत की शिक्षा दी जाती है। एक महत्वपूर्ण बात और आती है कि प्राचीन समय में जब काशी में शिक्षा की बात करते हैं, विशेष रूप से शिक्षा के साथ जब संगीत जुड़ जाता है तो उस संगीत को पहले समय में कुछ ऐसा समय आया, ऐसा परिवेश बदला, जो नगर वधुएं या नृत्यांगनाएं या गायिकाएं, विशेष रूप से नगर वधुएं हुआ करती थी, जो कला में प्रवीण हुआ करती थी और घराने के लोग उनको संगीत की शिक्षा भी दिया करते थे। तो ऐसी स्थिति में उस समय इन कलाकारों को, जो नगर वधुओं को संगीत की शिक्षा दिया करते थे, कहीं न कहीं से सामाजिक अवहेलना भी की गई या समाज में उनके सम्मान में कमी भी आई, क्योंकि ये नगर वधुओं को संगीत की शिक्षा दिया करते थे। लेकिन काशी की सबसे बड़ी विशेषता है, अब इससे पहले जो शिक्षा पे चर्चा की गई कि गुरु और शिष्य का क्या संबंध होता है, काशी इसमें बहुत अपना महत्वपूर्ण योगदान रखता है कि गुरु और शिष्य पिता पुत्र की भांति एक साथ रहते, उसी भाव के साथ पिता पुत्री के साथ रहते। यही कारण है कि इन संगीतज्ञों ने, इन कलाकारों ने
अपने उस सामाजिक सम्मान की परवाह न करते हुए उन्होंने उन गायिकाओं को, नगर वधुओं को भी प्रवीण बनाया अपनी संगीत की शिक्षा दे करके। और यही कारण है कि काशी ही नहीं, समस्त संगीत प्रेमी समाज उनकी कला साधना से न केवल प्रभावित हुआ और उनको बाद में विशिष्ट मानने को भी बाध्य हुआ। और संगीत एक ऐसी विधा है, संगीत साधना उसके साथ जुड़ा हुआ है। जब संगीत के साथ साधना जुड़ जाता है तो ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि वह तप के साथ जुड़ जाता है, उसको कलाकार साधता है और उसकी पूरी तपस्या के साथ उसमें शिक्षा प्राप्त करता है, प्रवीण होता है। तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया, जब संगीत गायन के साथ तप जुड़ गया, उस अभ्यास की प्रक्रिया जुड़ गई, तो अपने आप समाज उसको सकारात्मक श्रेणी में ही नहीं ले आया, बल्कि उसको एक सर्वोच्च मानने को, विशिष्ट मानने को भी बाध्य हुआ। यह काशी में संगीत की विशेष बात रही या विशेष परंपरा रही। आगे बात करते हैं कि इस संगीत साधना में जन सामान्य को क्या लाभ हुआ। जब संगीत की परंपरा, गायन की परंपरा विशेष रूप में काशी में प्रचलित हुई और चली, तो बहुत सारे हम देखेंगे कि पारिवारिक, धार्मिक, सामाजिक, मांगलिक उत्सव में भी इनका योगदान विशिष्ट हो गया। क्योंकि जब कुछ भी, आज भी वह परंपरा हमारे जीवन में, जन जीवन बना हुआ है कि जितने भी हमारे मांगलिक उत्सव होते हैं, शादी ब्याह, पुत्र प्राप्ति, उस सब में संगीत अनिवार्य रूप से गाया जाता है, बजाया जाता है। और आज भी काशी के घराने से संगीतज्ञ आते हैं और विशेष मांगलिक अवसरों पे वो गीत गाते हैं और अलग अलग परंपराओं के गायन के माध्यम से उस मांगलिक अवसर को सफल बनाते हैं। यह काशी के गायन संगीतज्ञों का जन जीवन में, सामाजिक जीवन में बहुत बड़ा, अपनी परंपरा को निभाने में एक महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। प्राचीन समय से लेकर के आज तक, आज छोटे छोटे राजाओं की रियासत तो नहीं रही, लेकिन आज भी जो समृद्ध लोग हैं, समाज के जो धनी मानी लोग हैं, पहले नरेशों के आमंत्रण पर काशी की गौरव संगीत परंपरा चलती थी या उनके कीर्ति से अभिभूत हुआ करते थे। आज भी वह जो धनी मानी लोग हैं, बड़े बड़े संगीतज्ञ, उनके घरों में मांगलिक अवसर पे या किसी भी ऐसे उत्सव पे जाकर के अपने गायन के माध्यम से जो विद्वान पुरुष हैं उनकी गरिमा को बढ़ाते हुए काशी की कीर्ति, काशी का यश संगीत साधना के माध्यम से पूरे देश में फहरा करके अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। कहने का तात्पर्य ये है कि काशी ही एक ऐसा स्थान है जहाँ शिक्षा के साथ साथ उसकी संस्कृति में संगीत ने एक बेजोड़ अपना परिवेश, एक बेजोड़ कैनवास बनाया, जिसमें उसकी कीर्ति पताका सिर्फ काशी तक ही नहीं रही, बल्कि देश विदेश में भी इसकी विशिष्ट पहचान बनाई गई। बाद में यह संगीत बहुत सारे हमारे मानसिक क्रियाकलापों के साथ जुड़ गया। आज के संदर्भ में अगर बात करें तो इस जीवन की आपाधापी में बहुत ऐसे डिप्रेशन के केसेस आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में संगीत की शिक्षा उन बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए अत्यंत जरूरी हो जाता है, क्योंकि संगीत ही एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति मेडिटेशन की प्रक्रिया को कर सकता है, अपने आप को सकारात्मक भूमिका में ले जाता है। यही कारण है कि संगीत की शिक्षा प्राचीन समय से लेकर के आज तक उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होती जा रही है। उसके बाद अब प्रश्न आता है कि ये जो संगीत की शिक्षा है, कैसे गायिकाओं ने प्राप्त किया, इनके गायन शैली में किस वादन यंत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो आगे बढ़ते हुए पाते हैं कि उत्कृष्ट सारंगी वादक का गायन शैली में विशेष योगदान रहा है, क्योंकि एक उत्कृष्ट सारंगी वादक अर्थात सारंगी बजाने वाला किसी को संगीत की शिक्षा देकर के उत्कृष्ट गायक बना सकता है। उसका संदर्भ ये है कि, या प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करें तो काशी की उत्कृष्ट गायिकाएं हैं जो किसी न किसी सारंगी वादक के अंदर में रह करके ही उन्होंने अपने गायन की शैली को सफल बनाया है और विशिष्टता को प्राप्त किया है। क्योंकि सारंगी वादन में विशिष्टता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले
गायन की विभिन्न शैलियां आवश्यक हो जाती हैं। तो ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि जो सारंगी वादक रहे होंगे, सारंगी बजाने वाले रहे होंगे, सबसे पहले उन्होंने गायन की उन शैलियों को सीखा होगा, जाना होगा। यही कारण है कि किसी भी गायन शैली में या गायिकाओं के जीवन में जो सारंगी वादक है वह उनको महत्वपूर्ण बना सकता है या संगीत की महत्वपूर्ण शिक्षा देने में अपना योगदान दे सकता है। उसमें वह विशिष्टता उसके साथ, सारंगी के साथ प्राप्त कर सकती है। अगर इस संदर्भ में आगे बात करें तो ऐसे ही विद्वान सारंगी वादकों की शुरुआत कुशल शिष्याएं इन गायिकाओं ने उनके समीप रह करके, उनके संरक्षण में रह करके, सारंगी वादक के संरक्षण में रह करके अपने कंठ माधुर्य से अर्थात अपने कोकिल कंठ के माध्यम से, सुंदर कंठ के माध्यम से काशी का नाम उज्जवल किया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उत्कृष्ट गायन में सारंगी वादक का विशेष योगदान है। जैसा कि हमने काशी के संदर्भ में अभी चर्चा की कि एक सारंगी वादक किसी गायिका को किस तरह से उत्कृष्ट गायिका बना सकता है, जिसमें नाम आता है श्यामा, सुलसा, गुलबदन, सुसबदन, इमामबादी से लेकर मैना, विद्याधरी, हुस्ना इत्यादि गायिकाओं ने काशी की सांस्कृतिक चेतना में शिथिलता नहीं आने दी। कहने का तात्पर्य है कि सारी नकारात्मक परिस्थितियों के बावजूद ये गायिकाएं काशी की सांस्कृतिक धरोहर को संभाल करके रखी। अब जब काशी की सांस्कृतिक धरोहर को संभालने की बात आती है उन विदेशी आक्रमण के संदर्भ में, तो ये प्रश्न सार्थक हो जाता है कि अपनी जो संस्कृति और परंपरा है, जैसा कि अभी हमने बात किया कि सभी मांगलिक अवसर पर गायन शैली महत्वपूर्ण हो जाती है, प्राचीन समय में भी और आज में भी। तो यही कारण है कि ये गायिकाएं जगह जगह संस्कृति में योगदान देती रही, गीत गाती रही, मांगलिक अवसर को सफल बनाती रही उस विदेशी आक्रमण के बावजूद भी। इसीलिए यह प्रमाण के साथ कहा जा सकता है कि उन आतताइयों ने हमारी और धर्म को क्षति पहुंचाया होगा, हमारे भौतिक संसाधनों को क्षति पहुंचाया होगा, लेकिन इन गायिकाओं के माध्यम से हमारी सांस्कृतिक विरासत अछूत बनी रही और आज तक वह आगे बढ़ती जा रही है। अब बात करेंगे काशी में संगीत की कौन कौन सी शैलियां प्रचलित हैं, जिसके नाम पे काशी के संगीत जाने जाते हैं। इसमें इस संदर्भ में हम देखते हैं कि 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के विशिष्ट कवि, ईरानी एवं भारतीय संगीत के ज्ञाता अमीर खुसरो, जिनका साहित्य अभी भी पढ़ाया जा रहा है, उन्होंने चोरी से छिप करके गोपाल नायक की छंद प्रबंध गान की विलक्षण गायकी को सुना और उसे आत्मसात कर लिया। उससे प्रभावित होकर के उन्होंने अपनी अद्भुत संगीत प्रतिभा से उसी आधार पर जो उन्होंने सीखा, उसी आधार पर अरबी फारसी भाषा के माध्यम से काल, कलवाना, गुलनक्स, रुबाइयां, तराना, कव्वाली आदि अनेक गायन शैलियों को जन्म दे करके भारतीय संगीत के नए अध्याय का सृजन किया। कव्वाली की बात करें, जिस कव्वाली को शुरू किया अमीर खुसरो ने, तो वह जनजीवन में रचा बसा हुआ है। और अभी तो कुछ ऐसे तकनीकें आ गए कि ये सब शैलियां विलुप्त हो रही हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले की बात करें तो कव्वाली गांव की मिट्टी से लेकर के शहर के बड़े बड़े घरानों में भी कव्वाली लोग गाया करते थे। विशेष अवसरों पे कव्वाली का आयोजन हुआ करता था। तो इसमें अमीर खुसरो का भी बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे संगीत की बहुत सारी शैलियां प्रचलित हैं जो आज भी जनजीवन में गाए जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। आगे बात करेंगे कि संगीत शैली या गायन शैली में तो ध्रुपद एवं मानसिंह तोमर के संदर्भ में संगीत कैसे आगे बढ़ी या गायन शैली में क्या विकास हुआ। तो ध्रुपद गायन शैली के जनक ग्वालियर नरेश महाराजा मानसिंह, जिनका शासनकाल 1486 से 1598 ईस्वी तक रहा, और उनके पूर्व के काल तक छंद प्रबंध, धरु, मठा, परमठा,
जाति गान गायन शैली का ही वर्चस्व था। इस गायन शैली को सुनते सुनते एवं भाषा संबंधी क्लिष्टता, स्वाभाविक है कि इन जो अभी संगीत की शैलियों की बात की गई उसमें भाषा संबंधी क्लिष्टता भी बनी हुई थी। और स्वाभाविक सी बात है कि अगर किसी भी शैली में, किसी भी विषय में जब भाषा की क्लिष्टता आ जाती है तो जन सामान्य उससे उबने लगता है, फिर वह पंडितों तक रह जाता है, विद्वानों तक रह जाता है। तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि जब वह जन सामान्य भाषा की क्लिष्टता से उब रहा था, उसी समय मुल्तान का शेख बहाउद्दीन जकरिया जनता की अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए उन्होंने देखा कि जनता को क्या पसंद है, वो क्या गा सकती है। रागों के मिश्रण से रोज नई नई धुनें बना रहा था। वो ऐसा प्रयास कर रहा था कि किस तरह से जनमानस में संगीत प्रचलित हो और ये क्लिष्टता हटे। उसके साथ ही गुजरात का सुल्तान हुसैन भारतीय रागों को ईरानी स्वरूप में ढाल रहा था, जिसे देखकर ग्वालियर नरेश मान सिंह तोमर ने भारतीय संगीत की प्राचीन शास्त्रीयता एवं मर्यादा की रक्षा करने की उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली और साथ ही साथ एक नवीन गायन शैली आविष्कृत की। उसे ध्रुपद गायन शैली के नाम से जाना गया है। उसकी ध्रुपद गायन शैली की संज्ञा प्रदान की गई। तो मानसिंह तोमर के दरबार में संगीत के प्रतिष्ठित बैजू बाबराज, चरजू, भगवान धोंदू, रामदास आदि विराजमान थे, लेकिन कला के प्रति उन मुगल शासकों का विशेष लगाव था। यही कारण है कि उनके दरबार में कला प्रेमियों और संगीतज्ञों की भीड़ लगी रहती थी, उनको पुरस्कृत भी किया करते थे। तो संगीत की शिक्षा, हमने कहा कि काशी की संस्कृति को बचाए रखी और वह कला प्रेमी भी थे। यही कारण है कि राजा महाराजाओं के दरबार में संगीत की शिक्षा या संगीत कला वह पल्लवित और पुष्पित होती रही। ठुमरी गायन की जब बात करेंगे तो ठुमरी गायन काशी में विशेष प्रसिद्ध है और विशेष रूप से ये गायिकाएं इन गायकी के माध्यम से जनमानस को प्रभावित ही नहीं की, बल्कि गायन की ये शैली जिससे जनमानस भी सीखा, प्रभावित हुआ, सामान्य जनता की ये शैली आई। तो ठुमरी गायिका का उत्पत्ति स्थान जो भी रहा हो, लोग मानते हैं कि इसका लखनऊ रहा, लेकिन लखनऊ होते हुए भी जो ठुमरी गायिका काशी के संगीतमय वातावरण में आई, काशी के संगीतमय वातावरण विशेष रूप से जब कबीर चौरा का मोहल्ला जो सांस्कृतिक संगीतमय का गढ़ था, वहां के गुड़ी संगीतज्ञों की ममता में स्नेहिल गोद पा करके वह एक शिशु की भांति किलक उठी। अर्थात उसका जन्म जहां कहीं भी रहा हो, लेकिन जब वह ठुमरी शैली काशी में आई तो इतनी प्रचलित हुई, इतना उसका प्रचार प्रसार हुआ कि संगीतज्ञों के गढ़ में जाकर के उसको एक नया जीवन या नई प्रसन्नता मिली। अर्थात ठुमरी गायन शैली काशी में विशेष रूप से प्रचलित हुई, जिससे जन सामान्य भी प्रभावित रहा, उनका लगाव विशेष रहा। अब भारत के सांस्कृतिक इतिहास एवं परंपरा पर प्रकाश डालने वाले अगर प्राचीन ग्रंथों की बात करें तो प्राचीन ग्रंथों में देश के सुरुचि संपन्न सुसभ्य नागरिकों के लिए मनोविनोद, मनोरंजन के उनके साधन का जो उल्लेख मिलता है कि उनके मनोरंजन के साधन क्या थे, उनका मनोविनोद किस तरह से हुआ करता था, उन सभी मनोविनोद के साथ, मनोरंजन के साथ आनंद से जीने का जो उल्लेख मिलता है, उसमें इस शैली का, ठुमरी शैली का काशी में विशेष रूप से स्थान रहा है। यही कारण है कि काशी में रईसों के यहाँ जिस समय संगीत गोष्ठी का आयोजन होता था उसको उस समय महफिल कहा जाता था। तो जिसमें ठुमरी, दादरा, गजल, भजन, ख्याल, टप्पा, होली, चैती, कजरी, निर्गुण भजन इत्यादि का गायन होता था। ये जितनी भी शैलियां हैं वह ठुमरी के साथ साथ काशी में इनको विशेष प्रतिष्ठा मिली। अगर भजन की बात करें तो भजन काशी के कड़कड़ में बसा हुआ है। शिव है तो शिव के साथ भजन है। यह शैली ठुमरी के साथ साथ भी बहुत प्रचलित ही नहीं हुई, बल्कि उसका विकास निरंतर होता गया। गजल की बात करें तो जितने उर्दू शायर काशी में हुए उनसे गजल की परंपरा भी बहुत विस्तृत और व्यापक रूप ली।
तो ये सभी शैलियां मिलकर के, कहने का तात्पर्य है सिर्फ शिक्षा ही नहीं, सिर्फ साधना ही नहीं, जन जीवन में भी, समाज को भी सुसभ्य और सुसंस्कृत बनाने में, आनंद पूर्वक जीने में अपना विशेष योगदान इन्होंने दिया। अब प्रश्न उठता है कि संगीत जो जनजीवन में इतना मिला घुला है, उसमें काशी के मंदिरों, आश्रमों तथा सांस्कृतिक संस्थाओं का क्या योगदान रहा है। संगीत को आगे बढ़ाने में अगर काशी के मंदिरों की बात करें सबसे पहले, तो मंदिरों से में शास्त्रीय संगीत परंपरा के साथ गाए बजाए जाते थे, उनकी परंपरा में था। जैसे अभी विश्वनाथ मंदिर की बात करें तो शास्त्रीय संगीत का एक नियम था, सायंकाल 5 बजे होगा ही होगा। भजन की बात करें तो भजन तो सभी मंदिरों का एक अपरिहार्य अंग है। उस भजन के साथ मंदिर खुलते हैं, उस भजन के साथ देव मंदिर रात्रिकालीन शयन या विश्राम के साथ भजन के साथ ही वह बंद किए जाते हैं। या काशी के जनजीवन में जो आध्यात्मिक परंपरा है और बिना भजन के नहीं चल सकती, यह शैली काशी में अध्यात्म के साथ विशेष रूप से प्रचलित है। आश्रमों, मठों, देवालयों की बात करें, आज भी काशी के आश्रम जितने भी हैं, मठ जितने भी हैं, संगीत की शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी वहां रहते हैं। उनके उचित संसाधनों का ध्यान दिया जाता है और काशी में गुरु और शिष्य की परंपरा इतनी प्रगाढ़ है, जो हमने कहा कि पिता और पुत्र की भांति उनकी परंपरा आज भी चली आ रही है। और यही कारण है कि काशी के मठों और आश्रमों ने अपनी सांस्कृतिक गरिमा को बनाए रखने में विशेष योगदान दिया है। संकट मोचन निधि भजन सम्मेलन, जो आज भी संकट मोचन में 3 दिन का संगीत भजन होता है, उसकी परंपराएं पहले से लेकर आज तक चली आ रही हैं। यह 1906 ईस्वी में शुरू हुआ काशी संगीत समाज की स्थापना। 1935 ईस्वी में सुप्रसिद्ध साहित्यिक संस्था नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना हुई। नागरिक प्रचारी सभा की बात करें तो 1935 से लेकर के आज तक वह सांस्कृतिक गरिमा को अक्षुण्ण बनाया हुआ है। निरंतर नए नए आयोजन सांस्कृतिक दृष्टिकोण से होते रहते हैं। त्रिदिवसीय संगीत समारोह, गुलाब बाड़ी की बात करें तो गुलाब बाड़ी पहले से लेके आज तक होली के पर्व के बाद जो त्रैमास में संगीत समारोह होता है वो आज भी होता चला आ रहा है। कहने का तात्पर्य, संगीत गायन एक ऐसी विधा है जो काशी की सांस्कृतिक गरिमा को अक्षुण्ण ही नहीं बनाया है, बल्कि देश के कोने कोने में अपनी संस्कृति को प्रचार प्रसार के साथ ही उसको समृद्ध कर रहा है। आज हमारे जनजीवन में विभिन्न शुभ अवसरों पे गायन शैली का आयोजन देश के कोने कोने में होता ही है। वह अपरिहार्य अंग है हमारे जीवन का, जिसमें काशी का विशेष योगदान है। धन्यवाद।